कानपुर का एटीट्यूड ये था कि जैसे हमारे वो सो कॉल्ड रैगिंग जो थी, उसमें एक टिपिकल क्वेश्चन था कि देश में कितनी आईआईटीज हैं। आपको ये कहना होता था कि देश में एक आईआईटी कानपुर है और 4 और इंस्टीट्यूट हैं जो अपने आप को आईआईटी कहते हैं। ये सबसे पॉपुलर मैगजीन्स होती थी आपकी फिल्मफेयर, सिने स्टार, सिने प्लेट्स। इसमें क्योंकि आपकी जितनी भी फीमेल हीरोइंस हैं इनकी फोटोज आती थी। ओके। तो हमने क्या किया कि जो फुल पेज की फोटोग्राफ्स हैं वो हम काट के रख लेंगे, राइट, और उनका ऑप्शन करा जाएगा। हमारे टाइम में तो कोई प्लेसमेंट सोचता ही नहीं था। आज की डेट में एक टिपिकल बीटेक कंप्यूटर साइंस की जो डिग्री है उसको मैं फेक डिग्री मानता हूँ। जिसने 4 साल तक सारे प्रोग्राम्स कॉपी किए हों वो डज ही डिजर्व अ जॉब। आज भी जो प्लेसमेंट का सोचते हैं ना उनको प्लेसमेंट नहीं मिलता। तो जॉब की कोई कमी नहीं है, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं है। अब यही कोचिंग करते रहे, अपना पूरा बचपन बर्बाद कर दें। Are there bad sides of IIT as well? 150 स्क्वायर फीट का कमरा कितना बड़ा होता है ये तो आप मेजरिंग टेप से नाप सकते हैं, मगर उस कमरे में रहने वाले लोग के सपने कितने बड़े होते हैं ये आप कैसे नापेंगे। ऐसे ही इनका बचपन गुजरा और ये आगे चलकर आईआईटीएन बने। बस आईआईटीएन नहीं बने, इन्होंने काफ़ी साल आईआईटीज़ में बच्चों को पढ़ाया अलग अलग पोजीशंस में, और आज ये जेके लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। इनका पढ़ाई को लेकर बहुत अलग विचार है और बहुत रोचक विचार है। इनका मानना है कि अगर आप चारों साल सिर्फ प्लेसमेंट के पीछे भागोगे तो ना आपकी प्लेसमेंट लगेगी और ना आपको लर्निंग्स मिलेंगी। और अगर सारी बातें यही कह दूंगा तो आप पॉडकास्ट ही देखोगे। वॉच द पॉडकास्ट ऑन एक्सप्लोरिंग पर्सनैलिटीज विद धीरज सांगी सर। इन 3, 2, 1। स्टार्टेड फ्रॉम द प्लेस वेयर, जहाँ जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे होते हैं, जो सबसे पहली चीज जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे सीखते हैं उसका जन्म वहीं पे हुआ था, इन द बेल लेबोरेटरीज। C language was made there. Okay, we'll come to that, but we'll start from your personal life. How was your childhood? कैसा था? देखिए, बचपन में हमारे पिताजी जो हैं स्कूल के टीचर थे। इनकम बहुत कम थी। एक कमरे में हम रहते थे, 4 भाई बहन थे, और वो कमरे का साइज जो है वो 150 स्क्वायर फीट के कमरे में 6 लोग रहते थे। और हम कभी 6 लोग नहीं रहे, लेकिन क्योंकि हमारे पिताजी जो हैं, हमारे जितने भी गांव में कजन्स हैं और रिश्तेदार हैं, सबको ये कहते थे भाई दिल्ली आके पढ़ो। अच्छा। तो हम कभी 7 कभी 8 उस छोटे से कमरे में ऐसे पढ़े हैं, और उससे बहुत सीख मिली। हमारे हम कई बार घर में कहते थे कि हम बड़े गरीब घर में पैदा हुए हैं, और हमारे पिताजी कहीं कहते गरीब का नाम मत लो, क्योंकि आज भी ठीक है हमारे पास कमी है सब चीज़ों की, लेकिन देश में हमसे ज़्यादातर लोग ज़्यादा गरीब हैं। और उनका ये मानना था कि गरीबी और अमीरी ये रिलेटिव टर्म्स हैं। वो कहते थे कि सामने हमारे घर के वो कोठियाँ हैं, आप उनसे कंपेयर कर लो, हम गरीब हैं। बट हमारे घर के जस्ट बाहर एक पेड़ के नीचे एक प्रेस वाला होता था, और वो वहीं पर रात को सो जाता था, कोई घर नहीं था उसका। अच्छा, दुकान में? हाँ, मतलब पेड़ के नीचे एक प्रेस का उसने ठेला सा था। दुकान भी नहीं था? दुकान भी नहीं था। अच्छा। और वो जमीन पे सो जाता था। राइट। सुबह जो है पब्लिक बाथरूम में जाके बाथरूम कर लेता था। कहते उससे कंपेयर करोगे तो हम अमीर हैं। तो इसे कि दुख और सुख ये रिलेटिव है, और यदि आप हमेशा खुशी रहना चाहोगे, यू विल फाइंड पीपल जिनसे आप ज्यादा सुखी हो, तो आप खुश रहोगे। यदि आपको दुखी रहना है तो आप यू विल फाइंड पीपल जो आपसे बड़े हैं, रिच हैं, जो भी हैं, आप दुखी रहोगे। तो दुख और सुख आपके हाथ में है। नजरिया का फर्क है। नजरिए का फर्क है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमेशा खुश रहें। तो अब खुश हो आप जीवन में? आई थिंक हमने बहुत कुछ अर्न किया है, बहुत रिस्पेक्ट अर्न की है, और आज की स्थिति ये है कि मतलब टीचिंग प्रोफेशन में सबसे बड़ी बात यही होती है, यदि आपने अच्छा काम किया है तो लोग आपको हमेशा याद रखते हैं। और जब आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो या कहीं पे कुछ लिखते हो, लोग आपको याद करके आपको मिलने आते हैं, आपको ईमेल लिखते हैं। आई थिंक उससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि आपने इतनी लाइफ इम्पैक्ट की है। एग्जैक्टली। इज ड्रीमिंग इम्पोर्टेंट? देखिए, ड्रीमिंग बहुत जरूरी है। ड्रीमिंग इज लिंक्ड टू एस्पिरेशंस। और हमारे देश में क्या हो रहा है कि 11वीं 12वीं में आप बहुत मेहनत करते हो कि हमको अच्छा कॉलेज मिल जाए, राइट, और उस समय आपका एक ड्रीम है, आपका एस्पिरेशन है, आईआईटी में चले जाएं, एम्स में चले जाएं, जो भी है। यदि आप नहीं जाते हो तो आप एकदम से डिमोरलाइज हो जाते हो, राइट। और परफॉर्मेंस आईआईटी के बाद एनआईटी, बिट्स, इन सबको यदि हम टॉप के 100 कॉलेजेस को छोड़ दें, उसके बाद परफॉर्मेंस बड़ी खराब हो जाती है बच्चों की। कल तक तो आप उनसे सिर्फ 1% नीचे थे,
और आज सडनली इतने खराब कैसे हो गए आप, राइट? इसलिए कि आप डिमोरलाइज हो गए हो, आपका ड्रीम्स आपने छोड़ दिया, वो वाला ड्रीम नहीं हुआ तो दूसरा ड्रीम नहीं करेंगे, राइट? यदि हम किसी तरह से बच्चों को कह सकें कि भाई ठीक है वो ड्रीम नहीं हुआ, हैव अनदर ड्रीम, तो बच्चे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इनहेरेंटली तो वो अच्छे थे, राइट? और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मैं जैसे 2021 में आया तो मैंने देखा कि बच्चों से मैंने बात की जो फाइनल ईयर के बच्चे थे, आप क्या चाहते हैं? सर 3-4 लाख की नौकरी मिल जाए। मैंने कहा 3-4 लाख की नौकरी यार तुम्हारे 3-4 लाख सालाना? सालाना, ओके, राइट? प्रीटी लेस। हाँ, तो मैंने कहा भाई ये क्या मतलब है 3-4 लाख की नौकरी मिल जाए? मतलब यहाँ पे इतने अच्छे फैकल्टी हैं, इतना अच्छा करिकुलम है, लैब्स है, सब कुछ है। सर प्राइवेट कॉलेज में ऐसे ही होता है। अच्छा, माइंडसेट ही पहले से बन गया है। हाँ ठीक है। तो मैंने कहा लेकिन मैं जब तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारा सीवी देख रहा हूँ साथ में, मैं तो ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, हाँ। तो ऐसा कैसे कि 3-4 लाख, मतलब कम से कम 7-8 लाख तो ये बात करो, एस्पिरेशंस तो बड़े रखो, एस्पिरेशन तो बड़े रखो, राइट? तो बार बार मैंने एक एक बच्चे से आधा आधा घंटा अलग से 1-to-1 बात की। मैंने कहा भी देखो, यू डोंट नो योरसेल्फ बिकॉज यू आर जनरलाइजिंग थिंग्स कि हम प्राइवेट कॉलेज में हैं, प्राइवेट कॉलेज में तो ऐसे ही होता है, सिर्फ 1-2% लोगों को 40 लाख 30 लाख की जॉब मिलती है, बाकी सबको तो यही 3-3.5-4 लाख की TCS, इन्फोसिस, विप्रो इन्हीं की जॉब मिलती है। हमको भी ऐसी जॉब दिला दो, बहुत खुश हैं हम। अच्छा। हम टॉप 1% में तो नहीं है, राइट? तो मैंने एक एक बच्चे के साथ आधा घंटा बात करके कि नहीं तुमको ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, यू शुड हैव हाई एस्पिरेशंस, राइट? लेकिन मैं देख रहा था कि थोड़ा सा मतलब वो हो नहीं रहा है। तो मैंने यहाँ पे उस साल क्या किया, मैंने कहा भाई अपने प्लेसमेंट वाले से, यार जो भी 4 लाख से कम का पैकेज आ रही है ना कंपनी, उसको अलाउ ही नहीं करेंगे। अरे ओके, शुरू में तो यहाँ पे बड़ा हंगामा सा हो गया कि ये डायरेक्टर जो है वाइस चांसलर IIT कानपुर से आया है, सोचता है हम भी IIT कानपुर हैं, क्या होगा अब तो हमको किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। मैं कहा यार मेहनत करो, और मैं हर कंपनी से पहले खुद तुमसे बात करूंगा, बताऊंगा कैसे क्या करना है, राइट? आई विल सिट विद यू, आई विल स्टैंड विद यू, राउंड खुद ही ले लेंगे, है ना? तो उस साल जो है हमारा जो एवरेज था वो उसके पिछले साल के एवरेज से दुगने से भी ज्यादा था। दुगने से भी ज्यादा? और मैंने तो उनको पढ़ाया नहीं, मैंने तो सिर्फ उनको ये कहा कि हाई एस्पिरेशंस, आपकी एस्पिरेशन हाई करो, ठीक है? इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, राइट? तो ये इफेक्ट होता है एस्पिरेशंस का, ये इफेक्ट होता है ड्रीम्स का। यदि आपको लगता है कि आपको वहां जाना है तो आप उसके करीब तो पहुंचेंगे, वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो भी। 100 के ट्राई मारोगे तो 80 तो पहुंचोगे। बिल्कुल। गॉट इट। तो आपने सबसे पहला सबसे बड़ा ड्रीम कौन सा देखा था? देखिए मैंने जो ड्रीम देखा था शुरू में, तो हम जब स्कूल में थे तो IIT ड्रीम था। अच्छा, वॉज ये भी एक होता है ना कि कई बार आपका ड्रीम आपके पेरेंट्स के ड्रीम से इन्फ्लुएंस्ड होता है ना? क्या ये सही है या गलत, ये भी थोड़ा बता दीजिएगा व्हाइल टेलिंग अबाउट योर ड्रीम। तो क्या ये आपका ड्रीम था या पेरेंट्स का ड्रीम था? तो पेरेंट्स का ड्रीम तो था कि मैं डॉक्टर बनूं, ठीक है। वो तो बड़ा मेरे पर बार बार कि भाई, तो मैंने तो 11वीं में बायोलॉजी लेने से ही मना कर दिया। अच्छा। मैंने कहा कि यदि मैं बायोलॉजी लूंगा 11वीं में तो 12वीं में मेरे को बोला जाएगा कि भाई ये पूरे PMT और ये सब दो, तो इससे अच्छा है कि बायोलॉजी का कुछ एक्सक्यूज लगा के हटाओ। मान गए वाले? वेल दैट वे माय पेरेंट्स वर फ्लेक्सिबल, राइट? तो IIT मेरा ही ड्रीम था, इसलिए ठीक है IIT में गए। तो उसके बाद आई थिंक देखिए उस उम्र में थोड़ी सी भेड़ चाल होती है, ठीक है ना? जब IIT में हो गया तो जैसे कौन सी डिसिप्लिन लेना चाहिए, मुझे तो किसी डिसिप्लिन के बारे में नहीं पता, ना कोई ड्रीम है ना कुछ है, सिर्फ IIT का ड्रीम था। अब IIT में आ गए हैं, अब क्या करें? तो देखा भेड़ चाल से, आज की डेट में मैं लोगों को बोलता हूँ भेड़ चाल से मत जाओ, लेकिन खुद तो भेड़ चाल ही की है, राइट? तो वही कंप्यूटर साइंस में टॉपर्स जाते हैं, यदि आपका रैंक टॉप में है तो फिर आप कंप्यूटर साइंस करेंगे। रैंक टॉप में था आपका? रैंक टॉप में था, कानपुर कंप्यूटर साइंस वाज नंबर 1 उन दिनों, तो आप कानपुर कंप्यूटर साइंस में जाओगे, ठीक है, राइट? कानपुर कंप्यूटर साइंस में जाने के बाद जो है मेरा ड्रीम तो था कि भाई मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाऊं, राइट? तो मेरा था भाई मैं कैट दूंगा, IIM अहमदाबाद से MBA करूंगा और उसके बाद एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे। लेकिन हमारे जितने भी उस समय फ्रेंड्स थे हमारे बैच के, उस समय US जाने का बड़ा क्रेज था, अभी भी है, अभी भी है, बट उस समय बहुत ज्यादा था पढ़ाई के लिए।
अच्छा, अच्छा, तो पढ़ने के लिए, हाँ, कमाने के और लिए नहीं पढ़ाने पढ़ते? के बाद वहीं पर रह जाएंगे, ठीक है, वो भी ठीक है, था। ठीक है। बट यहाँ से अब पढ़ने के लिए जाते हाँ, थे, तो वो काफी पीयर प्रेशर के अंडर मैंने कहा चलो ठीक है, ठीक है, मैं भी जो है 2 साल के लिए यूएस जाता हूँ, मास्टर्स करके फिर वापस आ जाऊंगा, ठीक है। फिर किसी कॉर्पोरेट हुँ, वर्ल्ड में हुँ, हुँ, घुसेंगे। हुँ, वहां पे गए तो वहां पे जो हमारे सुपरवाइजर थे उन्होंने काफी हमको समझाया कि नहीं, पीएचडी करनी चाहिए, अच्छा, तो पीएचडी हो गई। ठीक है। उसके बाद था कि अब यदि पीएचडी हो ही गई है तो अपने ही इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाएंगे। हाँ, फिर आईआईटी कानपुर आ फिर गए। आईआईटी कानपुर आ गए, हाँ, तो वहां पे उसके बाद ये था कि भाई कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में हुँ, इंटरेस्ट है। और वो रिमेंबर शुरू में मैं क्या कहता था कि भाई कॉर्पोरेट में जाके मेरे को हाँ, हाई जाना है, हाँ। वो भी था कि किसी कंपनी को बिल्ड करना है, नॉट स्टार्टअप, नॉट एंटरप्रेन्योरशिप क्यों एग्जिस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं? ऐसा ऐसा देखिए, आप मतलब जब आप एक गरीब घर से होते हो ना, तो आप ये नहीं सोचते हो कि आप कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो। और उस जमाने में जब कोई सपोर्ट नहीं था, हाँ। आपके पास जो है 10 रुपए तो है नहीं जेब में, और आप सोच रहे हो लाखों की कंपनी बना लोगे, ऐसे थोड़ी बिल्कुल, होता है, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। तो यही था कि भाई आप कॉर्पोरेट में ज्वाइन करोगे और कॉर्पोरेट को बिल्ड करोगे और बड़ा बनाओगे, कुछ हुँ, करोगे, हुँ, राइट? तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का कीड़ा तो उस समय था। हुँ, हुँ। तो जब आप एकेडमिक्स में आ गए हो, तो भी है कि अब एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, हाँ, ठीक? तो इसमें भी शुरू के 15 साल काफी रिसर्च टीचिंग वगैरह में फोकस रहा, बट उसके बाद था कि भाई नहीं, अब जो है हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में हुँ, हुँ, रहेंगे। हुँ, हुँ। तो यहाँ पे मैं LNMIT में डायरेक्टर रहा, IIIT दिल्ली में डीन रहा, IIT कानपुर में डीन रहा, फिर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्टर रहा, और फाइनली यहाँ पे आके मैं वाइस चांसलर बन गया। तो वो वही था कि लाइक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करना है। ठीक है, ठीक तो आई थिंक आई हैव अचीव्ड व्हाट आई वांटेड टू अचीव। हाँ, विथ फ्लाइंग कलर्स। तो अभी ना आपने बहुत अच्छे नंबर लाए, आईआईटी में एडमिशन मिला, तो कैसे, मतलब अभी इतने सारे लोग एग्जाम देते हैं एंड हार्डली, लाइक आई वाज रीडिंग, 1% लोग क्लियर कर पाते हैं, हार्डली 1% क्लियर। तो कैसे तैयारी करें, और जब तैयारी नहीं होती है तो नाउ वी आर सीइंग सो मेनी सुसाइड्स हैपनिंग, तो उसका भी रीजन क्या है और तैयारी कैसे करें, इन दोनों का बताइए। देखिए, आजकल तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बिना कोचिंग के बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं आईआईटी में। हम्म। तो कोचिंग तो आपने ली थी उस समय, था कोचिंग? उस समय मैंने कोचिंग की थी, बट उस समय जो है ज्यादातर कोचिंग ऑन, ये आपका होता था, ऑफ ऑनलाइन नहीं कहना चाहिए, बट क्या बोलते हैं उसको, कॉरेस्पॉन्डेंस से होती थी। अच्छा। तो एक अग्रवाल क्लासेस करके एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था बॉम्बे में, हम्म, वो जो है हमको हर हफ्ते एक सेट भेजता था क्वेश्चंस का, कुछ रीडिंग मटेरियल होता था, आप वो पढ़ें और उसके बाद जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करके वापस भेजें उनको, अच्छा, वो फिर वो चेक अगले करके हफ्ते वो भेजे। चेक करके ठीक भेजेंगे, है, हाँ। राइट? तो मेरी जो कोचिंग थी वो सिर्फ 12वीं क्लास में थी, ठीक है, और 12वीं क्लास में भी मुझे याद पड़ता है कि मैं फ्राइडे नाइट को, रात को 10 बजे उनका मैं पैकेट खोलता था, ठीक है। और सुबह 6 बजे तक 8 घंटा मैं उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर 6 बजे सोता था। लगातार 8 घंटे? 8 घंटे, बट पूरे हफ्ते में सिर्फ 8 घंटे अब पूरे हफ्ते क्या कर रहे हैं? स्कूल। अच्छा। तो पूरा स्कूल ज्वाइन करना है, स्कूल का सारे असाइनमेंट करने हैं, स्कूल में खेलना कूदना भी है, ठीक है, पूरा नॉर्मल लाइफ था। ठीक है। सिर्फ एक दिन रात को 8 घंटे डेडिकेटेडली। डेडिकेटेडली आईआईटी का काम ठीक है, करना है, ठीक। बस। तो आजकल तो लोग पर डे 8 घंटा काम करते हैं आईआईटी के उस पर, हाँ, फिर भी नहीं हो रहा। फिर भी नहीं हो रहा है। तो मे बी कंपटीशन कम था, या पता नहीं क्या रीजन रहा हो। आप आई थिंक मेधावी मेरा छात्र थे। आई थिंक मेरा मैथ्स का बहुत स्ट्रांग था उस समय। ठीक है। तो जिस तरीके से मेरा मैथ्स का सॉल्व हुआ जेई में, आई थिंक उसने काफी हेल्प की होगी मेरे को अच्छा रैंक लाने में, क्योंकि उन दिनों हमें को मार्क्स वगैरह नहीं बताते थे, अच्छा, मार्क्स रिवील नहीं सिर्फ करते रैंक थे। बताते थे, मार्क्स रिवील नहीं करते थे। ठीक है। तो इसलिए ये नहीं पता मुझे कि किसमें क्या था, बट माई गट फीलिंग इज कि मैथ्स में मेरे इतने, मतलब जैसे कानपुर में जब मैं ज्वाइन किया, तो वो जो शुरू में इंट्रोडक्शन या रैगिंग तो नहीं कहना चाहिए, बिकॉज देयर वाज नो डिफिकल्ट पीरियड, बट उस पीरियड में जब मैं बताता था कि मैंने इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, तो लोग कहते थे कि भाई, इफ यदि तुम्हें मार्क्स पता हो तो मोस्ट प्रोबेबली यू मे बी नंबर 1 इन द कंट्री इन मैथ्स। ओवरऑल तो मैं नहीं ओके, था नंबर 1, बट ओके। तो उसने थैंकफुली कोई अच्छा रैंक दिला दिया। अच्छा, तो ये रैगिंग होती है? हाँ जी, रैगिंग कैसी होती है आईआईटी की? उस समय तो नहीं होती थी। अब होती? बिकॉज यू हैव बीन अ टीचर। हाँ, तो देखिए ऐसा है कि किसी किसी साल में हमें पता चला कि भाई रैगिंग हुई है, तो वी वुड टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन। तो ये सही है या गलत? बिकॉज बच्चों का ये भी मानना होता है कि रैगिंग बिल्ड्स बॉन्ड,
क्या ये सही है कि गलत है? व्हाट डू नहीं देखिए, बॉन्ड्स जरूरी नहीं है कि हम लड़ाई करेंगे उसी से बॉन्ड बनेगा। प्यार मोहब्बत से भी बॉन्ड बन सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। अब यदि मैं अपना समय देखूं हाँ, तो हमारे टाइम में क्या होता था कि भाई कोई सीनियर आपको कहता था कि चल मेरे साथ, ठीक है। अपने कमरे में ले जाएगा, वो आपसे जो है 15 मिनट कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। सम ऑफ दोज क्वेश्चंस कुड बी लिटिल बिट एम्बैरेसिंग, ठीक है। राइट, बट आराम से बैठ के बात कर रहे हैं, कोई लड़ाई दंगा नहीं हो रहा, कोई मार पिटाई नहीं हो रही, कोई किसी भी तरीके का कष्ट नहीं है आपको, वर्बल डिस्कशन। वर्बल डिस्कशन है। ठीक है। द ओनली डिफिकल्टी इन दिस इज कि हो सकता है उस 15 मिनट में मेरा कोई और काम हो, मेरे को असाइनमेंट ड्यू हो, कुछ और हो, तो आई एम बीइंग कंस्ट्रेन्ड इन सम वेज, राइट, बट और कोई फिजिकल डिफिकल्टी किसी भी तरीके की नहीं है, सिर्फ कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। और उन दिनों जो कल्चर था आईआईटी कानपुर का वो ये था कि वो 15-20 मिनट बाद बोलेगा अच्छा भाई अब मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, वो सीनियर अपना इंट्रोडक्शन देता था। अच्छा, म्यूचुअल हो जाता था फिर वो। ओके, तो एक बार उसने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, अब वो आपसे और क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। ओह! अच्छा, ये अनसेड रूल था। हाँ, नॉट ओनली दैट, फिर वो कहेगा कि देखो मैंने आपका 15 मिनट वेस्ट किए, हुँ, हुँ। आई विल कॉम्पनसेट, तो लेट अस गो टू अच्छा, कैंटीन एंड हैव एन आलू पराठा, वाओ! दिस इज़ सो नाइस। राइट। तो क्या हमारे फ्रेंड्स नहीं बने? मतलब यदि वो हमको कुछ फिजिकली हर्ट करता तभी फ्रेंडशिप होती, ऐसा नहीं है। आई थिंक मेरे से सीनियर बैच में बहुत फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये सब हुआ। गॉट इट। तो मुझे नहीं लगता है कि फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग के लिए रैगिंग जरूरी है, प्यार मोहब्बत से भी बॉन्डिंग होती है। हाँ, हाँ। और मेरे साथ तो यही रहा एक्सपीरियंस। नाइस, नाइस। थ्री इडियट्स मूवी देखी आपने? हाँ जी, कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया थी। तो जैसा उसमें आईआईटी को दिखाया गया है, क्या आईआईटी वैसा ही है? देखिए हर तरीके के लोग होते हैं, आईआईटी बड़े लार्ज इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। राइट। तो वहाँ पे आपको कुछ फैकल्टी ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो कि बड़े लकीर के फकीर होंगे कि ये प्रोजेक्ट की डेडलाइन है तो है, नहीं तो मैं हफ्ते दूंगा, राइट, लाइक वायरस। राइट। बट मैनी मैनी पीपल हु आर वेरी नाइस, राइट। मतलब मुझे तो लगता है कि मेरा जो 4 साल खुद का स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अच्छा था। नो, मतलब आई कैन सर्टेनली थिंक ऑफ 1 or 2 फैकल्टी मेंबर्स जिनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन यदि 40 लोगों ने मेरे को पढ़ाया 4 साल में तो 2 ने यदि कुछ गड़बड़ की, या गड़बड़ भी मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से, उनके पर्सपेक्टिव से वो भी शायद ठीक हो, ठीक है। राइट। मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 2-3 फैकल्टी मेंबर ऐसे रहे जो अननेसेसरली टफ थे, या उनका कोई ऐसा डिसीजन था जो मुझे अनफेयर लगा, राइट। बट बाकी 35-40 लोग से तो मैं बहुत खुश था। तो ओवरऑल तो आई थिंक तो हर जगह 1-2 लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे आपको। ओके, ओके। तो सर हर इंस्टीट्यूशन की या फिर कुछ भी हो दुनिया में, है ना, इट इज नॉट वाइट, इट इज नॉट कम्प्लीटली ब्लैक, हर चीज एक ग्रे जोन में होता है। तो आर देयर बैड साइड्स ऑफ आईआईटी एज वेल? मतलब कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि स्ट्रेस ज्यादा है, राइट। स्ट्रेस कैसा स्ट्रेस? तो यू नो, सो फॉर एग्जांपल यदि मैं अपना ही देखूं तो शुरू के जो 2-3 महीने थे मेरे लिए बहुत मुश्किल के थे, ठीक है। क्योंकि एक कल्चर में फिट होना कई बार मुश्किल होता है। तो वहां पे क्या था कि स्टूडेंट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 तरीके के बच्चे हैं। ठीक है। एक बच्चे हैं जो कि रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं, रीजनल लैंग्वेज के स्कूल से आए हैं, छोटी अच्छा, जगहों से आए हैं, ठीक है। राइट। दूसरे बच्चे हैं जो बड़ी सिटी से आए हैं, दिल्ली से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, पॉश कल्चर। या यदि पटना से भी आए हैं तो पटना में सेंट माइकल जैसे हाँ। अंग्रेजी स्कूल से आए हैं, राइट। अब मैं जो है दिल्ली से आया हूँ, तो बड़े सिटी से आया हूँ, हाँ। तो लोग मेरे को सोचते हैं कि ये तो अंग्रेजी बोलता होगा, लेकिन मैं था हिंदी मीडियम से। हाँ, अच्छा। तो अब ये जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, हाँ। इनके साथ में यदि खड़ा होता था तो मैं अंग्रेजी इतनी फराटे से नहीं बोल सकता, तो ये कहेंगे यार ये बंदा क्यों हमारे बीच में है, राइट। और यदि मैं जो बाकी ग्रुप था यूपी बिहार के बच्चों का, उनके बीच में बैठता था, यार ये दिल्ली वाला है, ये तो अंग्रेजी बोलता होगा, राइट। तो मेरे को कुछ महीने लग गए टू रियली एडजस्ट विद बोथ द ग्रुप्स। आई फेल्ट वेरी लोनली इन द बिगनिंग, राइट। अब इसमें किसी का दोष है नहीं, राइट। तो ऐसे ही कई लोग हैं जो कि जिनको लगता है कि आईआईटी में हम लोनली रह गए, हमारे को सपोर्ट सिस्टम नहीं था, जो भी है। तो ऐसे एंड उस समय हमको इतना नहीं लगा, लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद हम अपने बैचमेट से मिले, तब वो स्टोरी सुनाते हैं कि लुक
उस समय तो आप सबको लगता होगा मैं बड़ा खुश हूँ, नहीं मैं नहीं था, मैं ये प्रॉब्लम मेरे को हो रही थी। हाँ, तो ये चीजें, लेकिन इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है पता नहीं, पता नहीं, अभी भी पता अभी नहीं। भी पता नहीं। यदि मेरी वाली पर्टिकुलर प्रॉब्लम देखें तो क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका। भाई मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट गया हूँ और मैं फिट नहीं हो रहा हूँ उस लोकल कल्चर में, हाँ, हाँ। तो मेरे को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा ना। लोकल कल्चर को क्या आप चेंज कर सकते थे पहले से ये सोच के? पता नहीं। आई मीन आई कांट थिंक ऑफ दैट सोल्यूशन इवन टुडे। देन हाउ डू यू फिट इन? थोड़े वक्त के बाद इवेंचुअली तो यू फिट इन। इवेंचुअली यू फिट इन। जो जैसे मैंने दो तीन चीजें की, एक तो कि भाई अंग्रेजी इंप्रूव करो, ठीक है। राइट, सो दैट ये जो अंग्रेजी वाला ग्रुप है इसमें आप कम से कम खड़े होकर बात कर सको, हाँ, राइट। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने की वो ये कि एक ऐसा अपने आप को यूजफुल बनाओ लोगों के लिए कि वो तुम्हारे कमरे में आके पूछें, हाँ, तुम्हें राइट। नहीं जाना पड़े, तुम्हें नहीं जाना पड़े वो खुद किसी से। सामने से कहेंगे भाई दोस्त बन जाओ हमारे। हाँ, राइट। तो उसमें दो चीजें हुई। एक तो ऑफ कोर्स मैथ्स में आई वाज सुपर डुपर, एंड देयर वाज अनदर कोर्स इन द फर्स्ट सेमेस्टर जो कि था इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये दो कोर्सेज ऐसे थे कि मतलब मैं अमंग द टॉपर्स था। तो किसी को भी कुछ क्वेश्चन होगा इसमें तो मेरे पास आके पूछेगा। तो एक तो वो हुआ धीरे धीरे। दूसरा जो है हॉस्टल की जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें आई स्टार्टेड बिकमिंग मोर एक्टिव। उसमें आई वॉलंटियर टू बी इन वेरियस कमिटीज। उसमें आई सेड रीडिंग रूम को मैं कन्वर्ट करूंगा। मैं अकेले जो है रीडिंग रूम बिल्कुल बंद पड़ा था, उसको मैंने ठीक कराया। उसमें न्यूज़पेपर आने लगे, मैगजीन्स आने लगी, उसमें बहुत सारी चेंजेस मैंने लाए। तो फिर लोगों को लगने लगा यार ये तो काम का आदमी है, इससे दोस्ती करनी चाहिए। तो अपने आप को आप इम्प्रूव करिए और अपने आप को यूजफुल बनाइए तो लोग आएंगे आपके पास। ओके, तो रीडिंग रूम को आपने पढ़ने का शौक है आपको? मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था। मैथ्स और ये ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अलावा? हाँ, तो एक्चुअली रीडिंग रूम का बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि जब मैं आईआईटी गया तो हमारे पिताजी ने पूछा कि भाई टोटल खर्चा कितना आता है। ठीक है। तो हमने एस्टिमेट बताया कि 350-400 रुपये महीना आएगा, अच्छा, उस समय 350-400 का? इंक्लूडिंग ट्यूशन, इंक्लूडिंग हॉस्टल, सब। एवरीथिंग मिला के करीब 400 रुपये महीने का ठीक एस्टिमेट है, था। ठीक है। ये कितने साल पुरानी बात है? ये 82 की बात है, 40 साल पहले। ठीक, तो 5,000 रुपये साल का खर्चा है। ठीक है। तो माई फादर्स फर्स्ट रिएक्शन वॉज कि बेटा 5,000 रुपये साल तो मैं खर्च नहीं कर सकता, तो ऐसा कर आईआईटी छोड़ दे, अब दिल्ली में पढ़। रैंक आने के बाद? हाँ, तो बहुत कष्ट दिल्ली हुआ। में कोई लोकल दिल्ली में लोकल दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़। वहाँ तो जो है अपने घर पे रहेगा, हॉस्टल का खर्चा नहीं है, खाने का खर्चा नहीं है, फीस भी कम होगी। फीस भी कम थी। और इसके अलावा दिल्ली में जो है लोकल ट्रांसपोर्ट का एक पास बनता था अनलिमिटेड। आप 12.5 रुपये महीने में अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते थे। अच्छा। तो वो भी खर्चा नहीं है। तो टोटल खर्चा यदि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पड़ेगा तो 100 रुपये महीना है। यदि आईटी कानपुर में पढ़ोगे तो 400 रुपये महीना है, प्लस कभी कभी ट्रांसपोर्ट का कार ट्रेन से जाना 4-5 आना, गुना का डिफरेंस है। राइट, 4-5 गुना का डिफरेंस है। तो भाई हम तो इतना खर्चा नहीं कर सकते। हाँ। तो फिर ये हुआ कि थोड़ी सी स्कॉलरशिप मिल गई। थोड़ा सा हमारे चाचा जी कानपुर में रहते थे, उन्होंने कहा कि भाई यदि कुछ कमी बेसी होगी हम कर देंगे। हाँ। तो कानपुर पहुंच गए हम। ठीक है। अब कानपुर जब पहुंच गए तो मेरा बड़ा कीन इंटरेस्ट था रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने का। ठीक है। दिल्ली में घर के पास एक बड़ी कोठी सी थी। वो बंदा क्या करता था कि 10-12 न्यूज़पेपर खरीद के अपने घर के बाहर रख देता था। ठीक है। और लोग आके उसके घर के बाहर, उसने को सिटिंग स्पेस बनाया हुआ था, अच्छा, लोग कि आके पढ़े इसीलिए पढ़ें। रखता था। हाँ, अच्छा। तो भाई हम तो वहां जाके पढ़ते थे। हाँ। अब कानपुर में जो है न्यूज़पेपर अब खरीदने की तो औकात नहीं है, इतने तो पैसे नहीं, राइट। क्योंकि एक न्यूज़पेपर महीने का करीब 10-15 रुपए महीना खर्च होता था। एक्स्ट्रा कहाँ से लाए? कहाँ से लाएंगे? तो रीडिंग रूम बंद। हाँ। तो इसलिए मैंने रीडिंग रूम को शुरू किया। अच्छा, कि भाई पर्सनल मोटिव था। पर्सनल मोटिव था, लेकिन वो रीडिंग रूम इतना अच्छा कर दिया मैंने हाँ। कि वहां पे भीड़ लगने लग गई। और उसमें कई सारी ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें हमने की हाँ। कि सेल्फ सपोर्टिंग हो गया वो। ठीक है। तो पहले जब मैंने अपने कल्चरल सेक्रेटरी से बात की कि मैं रीडिंग रूम खोलना चाहता हूँ, हाँ। उसने कहा धीरज देख ऐसा है, इसमें कम से कम 100-150 रुपये महीने का खर्चा है। यदि तुम 5-7 मैगजीन्स लाओगे, 2-3 अखबार लाओगे तो कम से कम 200 रुपये महीना का खर्चा है। इतना स्टूडेंट बजट तो इतना नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा कर, तो 1 महीने का बजट अप्रूव कर दे बस, पूरे साल का 2,500 नहीं चाहिए। स्टूडेंट बजट क्या होता है? स्टूडेंट बजट सही,
हर एक हॉस्टल में एक बजट दिया हुआ है स्टूडेंट एक्टिविटीज के लिए। जो अच्छा, स्टूडेंट की जो काउंसिल है इंस्टीट्यूशन है ना, तो उसमें से आप को कोई स्टूडेंट एक्टिविटीज करनी है, कल्चरल प्रोग्राम करना है, वहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स करने हैं। अच्छा, हॉस्टल के अंदर कई सारी चीजें हैं, ठीक है। आपको टीवी खराब हो गया वो ठीक कराना है, कुछ करना है, ठीक तो है, एक देयर इज अ बजट, ठीक है, राइट। ठीक है। अब उसी बजट से मैं कह रहा हूँ यार कि रीडिंग रूम में 200 रुपये पर मंथ का खर्चा आएगा। यदि हमको कुछ 5-10 मैगजीन्स चाहिए, हाँ, 2-3 न्यूज़पेपर जरूरत चाहिए, हाँ, तो 200 रुपये महीना तो मैं नहीं दे सकता, ठीक इतना है, बजट में नहीं है। ठीक है। मैं कहा अच्छा ऐसा कर, तू एक बार सिर्फ 200 रुपये दे दे फर्स्ट मंथ, 1 महीने की, 1 महीने के, ठीक। इनिशियल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद मैं कुछ देख लूंगा। कहा क्या देखेगा? मैंने कहा देख लूंगा, बढ़िया आदमी हूँ, मुझे पता है पैसे कैसे जनरेट करने हैं, राइट। तो उसने दे दिए। और हमने क्या किया कि अब मैगजीन्स में जैसे सबसे पॉपुलर मैगजीन्स होती थी आपकी फिल्म फेयर, सिने स्टार, सिने प्लेट्स, इसमें क्योंकि आपकी जितनी भी फीमेल हीरोइंस हैं इनकी फोटोज आती थी, राइट। ओके। तो हमने क्या किया कि जो फुल पेज की फोटोग्राफ्स हैं हाँ। वो हम काट के रख लेंगे, अरे राइट, और उनका ऑक्शन करा जाएगा, क्या राइट। बात है। और ऑक्शन भी, तो उस समय हमने बड़ा दिमाग लगाया इस पे हाँ, कि यदि आज जो है मुझे हीरोइंस के नाम भी याद नहीं है उस समय के, बट लेट्स से एक्स की आज मूवी दिखाई जा रही है कैंपस में, ठीक है। तो मूवी के फौरन बाद हाँ। एक्स की फोटो हम ऑक्शन करेंगे, अरे बाप रे, व्हाट अ बिजनेस आइडिया। राइट। और इसके अलावा हमने कहा कि इसके कैश भी आपको नहीं देना है, आप सिर्फ साइन कर दीजिए इतने पैसे, और हम आपके मेस बिल में इसको एडजस्ट करा लेंगे, तो आपको ना तो कैश देना है। ठीक है। तो इमोशनली चार्ज लोग मूवी से निकल रहे हैं, और ये जो 5 रुपए की मैगजीन है, हाँ। उसकी एक फोटोग्राफ का 15 रुपए ऑक्शन हो रहा है। अरे वाह। तो हमने तो प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया, हाँ। बनिया है, धंधा ढूंढ लिया। झंडा ढूंढ लिया, हाँ। राइट। तो हम तो उस पहले महीने के बाद हम हॉस्टल से कहते थे कि भैया आपसे पैसा नहीं ले रहे, हम आपको दे रहे हैं। हैं। तो जब लोगों ने ये देखा तो अपने आप वो फिर सोचते हैं कि भाई ये यूजफुल बंदा है, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी कम ज्यादा बोलता होगा, हाँ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। हाँ। तो अपने आप को यदि आप कुछ यूजफुल बनाओगे, हाँ, हाँ। तो लोग आएंगे आपके पास। वाह वाह, मतलब इस वक्त आप ये सब कर रहे थे, आपके दिमाग में प्लेसमेंट्स की टेंशन नहीं थी? क्योंकि आजकल जैसे ही हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाते नहीं है, कॉलेज से पहले ही ये देख के जाते हैं कि यहाँ प्लेसमेंट कितनी है। तो और हर फर्स्ट ईयर से बच्चे लग जाते हैं, कहीं कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कि प्लेसमेंट लग जाए भाई, जैसे भी लग जाए, एंड दे रिफ्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग क्लब्स जहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज हो रही है या फिर कुछ भी एक्टिविटीज हो रही है। तो तब आपके दिमाग में ऐसा नहीं था कि प्लेसमेंट्स अफेक्ट हो गए? तो नहीं, तो उस समय हम प्लेसमेंट का नहीं सोचते थे, ठीक है। ठीक है। जी, आज भी जो प्लेसमेंट का सोचते हैं ना, उनको प्लेसमेंट नहीं मिलता, अच्छा। राइट। प्लेसमेंट का सोचना ही गलत है, क्योंकि प्लेसमेंट क्या कह रहा है कि आपको पहले महीने में कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है, पहले महीने में कितने? राइट। ठीक है, जिस दिन आप ग्रेजुएट करेंगे, नौकरी पे जाएंगे, उस दिन पहले महीने में कितने पैसे मिलेंगे, ये प्लेसमेंट है। ठीक है। लेकिन आपको नौकरी तो 50 साल करनी है, हाँ, तो पैसे का भी यदि इंटरेस्ट है तो 50 साल में कितने पैसे मिलेंगे ये सोचो ना। लॉन्ग टर्म एक महीने में कितने पैसे मिलेंगे इससे क्या सोचना, वो तो आपके नो सागर में बूंद के बराबर भी नहीं है, हाँ, लेकिन उसी के पीछे भाग रहे हैं लोग। ठीक है। यदि आप 50 साल का सोचेंगे तो आपका सोचने का तरीका ही अलग होगा, हम्म, और आप ज्यादा सक्सेसफुल बनेंगे। हम्म, तो हमारे टाइम में जब हम कॉलेज के बारे में बात करते थे, हम्म। हम कहते थे कि किस कॉलेज में पढ़ाई ज्यादा होती है, पढ़ाई ज्यादा। कहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है। राइट। क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि यदि आपकी पढ़ाई अच्छी है हम्म, तो अगले 40 साल, उस समय तो 40 साल का करियर मान के चलते थे, कि अगले 40 साल में आप ज्यादा कमाओगे, ज्यादा खुश रहोगे, ज्यादा अच्छा काम करोगे, ठीक? वो चीज आज भी सही है ठीक है। कि यदि आप कॉलेज की पढ़ाई के बारे में देखेंगे कि पढ़ाई कहाँ अच्छी होती है, फैकल्टी कहाँ की अच्छी है, तो आप 50 साल में ज्यादा कमाओगे, ज्यादा खुश रहोगे। लेकिन वो भूल गए लोग, अब सब लोग भीड़ चाल दूसरी तरफ से चल पड़ी है, प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट, और सब झूठ बोलते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो इसलिए प्लेसमेंट, हमारे टाइम में तो कोई प्लेसमेंट सोचता ही नहीं था। पहले 2 साल तो हम IIT में आराम से, उससे और चीजें होती थी। देखिए, अब यदि मैं प्लेसमेंट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, एक इलेक्टिव स्लॉट है, तो मैं कौन सा कोर्स करूंगा? मैं वो कोर्स करूंगा जो कि
मजा आ रहा है जिसको करने जिसमें में, interest जिसमें इंटरेस्ट है। हाँ। यदि प्लेसमेंट का इंपॉर्टेंट है हाँ। तो मैं सोचूंगा यार इससे मेरे को प्लेसमेंट के इंटरव्यू में मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। एआई का कोर्स कर लेता हूँ। हाँ, इंटरेस्ट भी नहीं है तो हाँ। आप ना तो सीख रहे हो, हाँ। जो आपको इंटरेस्ट है वो भी नहीं सीख रहे हो, हाँ। और जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो तो सीखोगे ही नहीं, वो आप कोर्स जरूर कर लोगे, तो आपने सीखा ही नहीं कुछ, बीच के कहीं के नहीं रहे। कहीं के नहीं रहे आप। ठीक है। राइट। तो हमारे टाइम में पहले 2 साल कोई इस तरीके का डिस्कशन नहीं होता था कि प्लेसमेंट के बारे में, कॉलेज में बात ही नहीं होती, कॉलेज में बात ही नहीं होती थी प्लेसमेंट के सब बारे में। मजे कर रहे हैं, मतलब दे आर लर्निंग एंड दे आर लर्निंग एंड एंजॉयिंग। राइट। थर्ड ईयर के बिगिनिंग में ये डिस्कशन शुरू होता था कि अब लाइफ में करना क्या है। ओके। राइट। वो भी इसलिए कि एज आई सेड अर्लियर कि काफी लोग हायर स्टडीज के लिए जाते थे। हाँ। हायर स्टडीज के लिए आपको जीआरई देना है, टोफल देना है, ये देना है, वो देना है, और वो सब जो है आपको थर्ड ईयर के एंड तक देना है, बिकॉज एप्लीकेशंस के फौरन बाद है। राइट। तो ये डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा ना कि जीआरई देना है नहीं देना, और यदि जीआरई मेरे को जून में देना है तो कम से कम जनवरी फरवरी तक तो मैं डिसीजन ले लूं कि भाई देना है, क्योंकि उसकी तैयारी भी करनी है, पढ़ना भी पड़ेगा। राइट। तो 5वें सेमेस्टर में थोड़ा बहुत सोचना शुरू होता था ताकि 5वें सेमेस्टर के एंड तक एक डिसीजन हो जाए कि जीआरई देना है नहीं देना है, या कैट देना है नहीं देना है। राइट। तब तक मस्त है। और थोड़ा सा एटीट्यूड भी था, यू नो, कानपुर का अलग एटीट्यूड था उन दिनों। ठीक है। कानपुर का एटीट्यूड ये था कि जैसे हमारे वो सो कॉल्ड रैगिंग जो थी, उसमें एक टिपिकल क्वेश्चन था कि देश में कितनी आईआईटीज हैं। ठीक है। आप बोलेगे यार क्या क्वेश्चन है, 5 आईआईटीज हैं। हाँ। यदि आपने कह दिया 5 आईआईटीज हैं तो आपको डांट पड़ जाती थी। अच्छा। आपको ये कहना होता था कि देश में एक आईआईटी कानपुर है, हाँ। और 4 और इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने आप को आईआईटी कहते हैं। अरे वाह। और ये हमारा मतलब, हम तो कानपुर वाज लाइक देयर। आज की डेट में कानपुर इतना नहीं मानते लोग, बट उस समय तो कानपुर वाज समवेयर एल्स। कोई कंपैरिजन ही नहीं था किसी आईआईटी से, कुछ नहीं, कानपुर वहां पे था। ठीक है। राइट। और हम लोगों को ये उस सो कॉल्ड रैगिंग पीरियड में बताया जाता था, किसी ने आज तक ट्राई नहीं किया होगा ये, कि बेटा देख ऐसा है, यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट नहीं भी होगा ना कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन डिग्री कंप्लीट करेगा तो दिल्ली जाइयो। ठीक है। किसी सीईओ के कमरे में घुस जाइयो और उसको बोलियो मैं आईआईटी कानपुर से हूँ, जॉब चाहिए, वो दे देगा। मेरे ख्याल से कभी किसी ने ट्राई नहीं किया होगा ये। राइट। और कोई सीईओ देगा भी नहीं ऐसे जॉब, बस घमंड था। लेकिन घमंड था कि यार हमको जॉब, कोई मना कर सकता है हमको जॉब। राइट। तो फिर क्या सोचना, ठीक है, हम तो कहीं पे भी घुस जाएंगे। तो और उससे, उस घमंड से या उससे कई चीजें आती थी। जैसे मैं अपने बैच में, मैं सबसे पहला स्टूडेंट था जिसको कि यूएसए से एक एडमिशन ऑफर आ गया था। अच्छा, सामने से आया। हाँ, तो जनवरी के बिगिनिंग में नॉर्मली एडमिशन ऑफर्स फरवरी एंड से आने शुरू होते थे। ठीक है। मेरे को पहला ऑफर जनवरी फर्स्ट वीक में आ गया था। ठीक है। अब जनवरी में हमारा प्लेसमेंट शुरू हो रहा है। ठीक है। तो जो भी कंपनी में अप्लाई करता था, हर एक कंपनी में इंटरव्यू में मैं ये कहता था कि देखिए मेरे पास एडमिशन ऑफर है, मैं वीसा के लिए अप्लाई करूंगा, यदि वीसा नहीं मिला तो मैं आपको ज्वाइन करूंगा। अच्छा, अपर हैंड आपके पास था ना। नाउ मेनी कंपनीज वुड देन से कि भाई वी डोंट वांट टू कंसीडर यू। ठीक है, ठीक है, मत करो, तुम्हारा लॉस है, मेरा लॉस थोड़ी है। या सो आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट हैव टू हाइड द फैक्ट दैट आई हैव अ जॉब ऑफर, एडमिशन ऑफर, राइट? You're proud of that. I'm proud of that, and because I have this maybe false sense of pride कि मेरे को तो जॉब मिल ही जाएगा, इसलिए मैं हर एक से बोल रहा हूँ यार यदि तुम जॉब नहीं दे रहे हो तो तुम्हारा लॉस है, मेरा लॉस नहीं है ये। मेरे को तो जॉब और कहीं मिल जाएगा, फॉरेन में मिल रहा है। तो I think we had our enjoyment in those days. तो वो क्यों आया था आपके पास जॉब, और कैसे आया? नहीं, जॉब नहीं, एडमिशन फॉर मास्टर्स। अच्छा, हाँ, क्यों, कैसे आया, मतलब वेट टू अप्लाई? हाँ, वेट टू अप्लाई ना। तो मैंने कहा ना कि उस समय ज्यादातर स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाते थे, तो हमने भी अप्लाई किया। हाँ। तो आ गया ऑफर। अच्छा। उन्होंने एप्लीकेशन देख के उन्होंने कहा भी ठीक है आ जाओ। ठीक है। और इसलिए जो है जब आ गया ऑफर तो मैं हर कंपनी से बोलता था कि भाई मेरे पास तो एडमिशन ऑफर है। हाँ। तो मैं वीसा के लिए अप्लाई करूंगा। हाँ। वीसा मिल गया तो मैं अमेरिका चला जाऊंगा, वीसा नहीं मिला तो मैं आपके पास आ सकता हूँ। हाँ। तो कंपनी कहती थी भाई हम इस अनसर्टेनिटी में नहीं रहना चाहते, तो हम नहीं कंसीडर करते आपको। ठीक है। मगर ठीक है, मत करो, तुम्हारा लॉस है। ठीक है। प्लेसमेंट ली नहीं? नहीं, तो एक कंपनी ने कहा कि भाई ठीक है आप आ जाइए, यदि वीसा मिलेगा तो मत आना। तो एक कंपनी ने ऑफर दे दी। तो उस कंपनी में मैंने एक्चुअली 3 महीने काम भी किया।
अच्छा मई में जो है ग्रेजुएशन के फौरन बाद मैं उस कंपनी में ज्वाइन किया। उन्होंने कहा अभी आ जाओ, आप 2-3 महीने भी काम करोगे तो अच्छा है। हाँ, आपको भी एक्सपीरियंस मिल रहा है, हाँ उनका भी काम हो रहा है, बिल्कुल। फिर आप चले गए फॉरेन। तो उसके बाद वीसा मिल गया, तो मैंने उनको बता दिया वीसा मिल गया है, लेकिन 1-1.5 महीना भी मेरे पास और है, यदि आप कहो तो मैं आता रहूँ 1-1.5 महीना, आप कहो हाँ। नहीं आओ तो नहीं आता। हाँ। मैंने कहा नहीं, आते रहो जब तक आ सकते हो। तो अच्छा, फिर फॉरेन गए, वहाँ कैसा था लाइफ? वहाँ बहुत बढ़िया, मतलब यूएस में लाइफस्टाइल तो अच्छा है ही, मतलब कैसे, काफी क्या डिफरेंस कन्वीनियंस। है यहाँ का वहाँ का, कैसा है? आई थिंक बहुत कन्वीनियंसेस हैं वहाँ पे, है ना, हर तरीके से स्ट्रक्चर्ड है लाइफ। और मतलब चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे हर काम फोन पे हो जाते थे उन दिनों, राइट, ट्रस्ट था, शॉपिंग वाज वेरी इजी, मतलब हर तरीके से सिस्टम वाज वेरी फेयर। कहीं पे मतलब यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल ज्यादा थी हमेशा, राइट। एंड तो मतलब फ्रैंकली कोई भी चीज आप देखें उस समय के कंपैरिजन में, एंड व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि इवन एजुकेशन, मतलब मैं जब आईआईटी कानपुर में आया तो मुझे लगा कि भाई यहाँ से बेटर तो एजुकेशन कहीं की हो नहीं सकती। हाँ, इतना मजा आता था क्लास में बैठ के पढ़ने में। राइट। और जिस तरीके से एक एक टीचर एक्सप्लेन करता था, और मतलब फ्रैंकली मैंने तो 4 साल बहुत एंजॉय किया पढ़ाई को। आजकल के बच्चे क्यों राइट, नहीं एंजॉय कर रहे पढ़ाई? मे बी फोकस ऑन प्लेसमेंट। आजकल जो है बच्चे प्लेसमेंट 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 यही सोचते हैं, अच्छा, इसलिए पढ़ भी नहीं पा और रहे। पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। वो हर चीज में जो है उनको एक गोल चाहिए कि भाई ये चीज। लोग पूछते हैं कि हम आपको यदि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, टीचर्स भी अब इसी ओरिएंटेड हो गए ना कि ये सिलेबस में है, ये काम का, इसीलिए पढ़ा रहे। हाँ, और काम अगले 50 साल में क्या काम आएगा क्या नहीं आएगा किसको पता है। No one knows, तो exactly. आपको पढ़ना इसलिए चाहिए कि मजा आ रहा है, लेकिन वो नहीं है आज कल्चर। आज पढ़ते सिर्फ इसलिए कि अगला गोल हासिल करना है। तो हमारे टाइम में गोल, जैसे भाई शुरू में जरूर गोल था आईआईटी जाने का, उसके बाद 2 साल तक कोई गोल नहीं था। 2 साल तक सिर्फ मजे मार रहे हैं। 3rd ईयर में फिर हुआ कि अच्छा अब जो है दूसरा गोल ढूंढते हैं कि करना क्या है 2 साल बाद। तो लेकिन जब मैं मैरीलैंड में गया मास्टर्स के लिए, वहां पे जब टीचर्स ने पढ़ाया, ये तो और भी बेटर है, मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या। तो आई थिंक एक हर तरीके से मुझे वो जो वहाँ पे मैंने पहले मास्टर्स किया फिर पीएचडी किया, 7 साल वहाँ पे मैं रहा, तो बहुत ही एंजॉय किया मैंने। एक ये भी था कि भाई देखिए घर से काफी कंस्ट्रेन्ड एनवायरनमेंट था, वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती थी, एक अच्छे एयर कंडीशन घर में रह रहे हैं वो सब, मतलब यहाँ तो हमारे यहाँ कूलर भी नहीं था घर में, और वहाँ एयर कंडीशन घर है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन था। अच्छा। एक कमरे में 7 लोग रह रहे हैं, वहाँ पे एक कमरे में एक अकेला रह रहा हूँ, और इतने फैसिलिटीज और इतनी फैसिलिटीज, राइट। तो मेरे लिए 100% स्कॉलरशिप पे था। 100% स्कॉलरशिप था, अच्छा, ओके, राइट। तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल मतलब कम से क्या स्वर्ग हो गया। तो काफी एंजॉय किया, काफी ट्रैवल किया पूरे यूएस में, काफी म्यूजियम्स, लोकल कल्चर सब कुछ समझा। तो मैं तो सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी बहुत चीजें करना चाहता हूँ हर जगह। तो बहुत तो मेरा पढ़ने का शौक है, तो पूरा यूएस की हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह सब पढ़ा, तो मजा आया वहाँ पे। तो वहाँ की लाइफस्टाइल इतनी अच्छी थी, इतनी कंफर्टिंग थी, है ना, यहाँ से कई गुना बेटर हो गई, है ना। तो फिर क्या उसने आपको इतना अट्रैक्ट नहीं कर लिया कि बस वहीं रुक जाते हैं, वापस अपने कानपुर नहीं जाते? देखिए मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूँ, ठीक है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो बहुत अट्रैक्टिव थी। ठीक है, मैं कहा भाई लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए मुझे, ठीक है। लॉन्ग टर्म में मुझे खुशी चाहिए। खुशी किससे मिलेगी? खुशी इस बात से मिलेगी कि क्या मेरी एग्जिस्टेंस से दूसरा कोई इम्पैक्ट हो रहा है, क्या मैं किसी और को खुशी दे पा रहा हूँ, राइट। और वो मुझे लगा कि यूएस में मुश्किल है। तो एक पर्टिकुलर एनालॉजी में अपने अरे उस समय के दोस्त पूछते थे भाई इंडिया क्यों जाना चाहते हो, तो मैं एक एनालॉजी देता था लोगों को। मैं कहता था कि भाई या तो आप एक बहुत बड़े तालाब में एक छोटे सा मेंढक हो सकते हो, या एक छोटे से तालाब में बड़ा मेंढक हो सकते हो। तो यूएस में बड़ा तालाब है, मैं छोटा सा मेंढक बन के रह जाऊंगा। इंडिया ऐसा मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा। हाँ, इंडिया में छोटा सा तालाब होगा, मैं बड़ा मेंढक होऊंगा। तो मैं बड़ा मेंढक होना पसंद करूंगा, छोटा मेंढक नहीं। ठीक है। तो इसलिए मैं तो पेरेंट्स की तरफ से भी था कि यार वहाँ
बिकॉज आई थिंक मनी वाइज वहाँ ज्यादा बेटर होगा। पैसा तो वहाँ पे डेफिनेटली ज्यादा हाँ, तो होता। पेरेंट्स का भी ऐसा था कि व्हाई डिड यू कम बैक ऐसा? नहीं नहीं नहीं, पेरेंट्स वर ऑलवेज दिस थिंग कि आपकी मर्जी है। और फ्रैंकली जब तक मैंने ग्रेजुएशन किया, माय ब्रदर आल्सो डिड ग्रेजुएशन, ही आल्सो स्टार्टेड अर्निंग, तो हमारी जो फाइनेंशियल हालत थी वो काफी इंप्रूव हो चुकी थी तब तक। हाँ, अपना घर बन गया था, ठीक है। तो उनको ये भी नहीं था कि भाई अब पैसे की जरूरत है तो इसलिए तुम वहीं पे रह के पैसा कमाओ और पैसे भेजो, ऐसा कुछ नहीं था। राइट, तो इसलिए दे वर हैप्पी कि वो बच्चा वापस आ रहा है घर पे रहेगा, हमारे साथ रहेगा ना। तो कोई उनकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं था किसी भी तरीके का। ठीक है। तो पेरेंट्स जैसे तब थे और आज के पेरेंट्स, डू यू थिंक देयर आर डिफरेंसेस, एंड कौन से वाले बेटर थे एंड हाउ कैन दे इंप्रूव देमसेल्व्स? सम टिप्स फॉर पेरेंट्स। जैसे आपके पेरेंट्स थे, दे वर क्वाइट सपोर्टिव इन एवरीथिंग यू डिड, बट लॉट ऑफ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जैसे उनका सपना था कि आप डॉक्टर बने, पर आपका था कि हम आईआईटी जाएंगे, एंड वो मान गए। बट कई लोग होते हैं ना कि जो पेरेंट्स अपने सपने बच्चों के ऊपर डाल देते हैं, इज दैट राइट थिंग क्या? नहीं, आजकल वो थोड़ा सा ज्यादा है हाँ। कि बच्चों पे प्रेशर ज्यादा है। ठीक है। राइट, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो सही है। आई थिंक मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि यदि आपका आईआईटी में नहीं हुआ तो जो भी सेकंड बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, यदि मैं सिर्फ जेकेएलयू की बात करूं, आप जेकेएलयू में रह के भी अच्छा पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट जेकेएलयू में रह के तो बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। राइट, मतलब एक छोटी सी चीज मैं यहाँ के बारे में बताना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग में सिर्फ हम शायद एक ऐसा कॉलेज है पूरे देश में जहां से बच्चे को हम कहते हैं कि बेटा तू आईआईटी में जाके पढ़, 1 सेमेस्टर के लिए, 2 सेमेस्टर के लिए। आईआईटी से हमारा टाई अप है। अच्छा। तो यहाँ से बच्चे आईआईटी में जाके पढ़ते हैं और वापस आते हैं। तो आपको यदि एस्पिरेशन आईआईटी में पढ़ने का था, हाँ डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री उनको जेकेएलयू की मिलेगी, लेकिन पढ़ तो सकते हो आप। एनवायरनमेंट दे देंगे, एनवायरनमेंट वहाँ पे देंगे, वहाँ के फैकल्टी से पढ़ोगे, वहाँ के स्टूडेंट से फ्रेंडशिप करोगे, वहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हो। राइट, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसलिए आपकी इतनी ज्यादा हो सकती है। उसके बाद आपको और इम्प्रूव करना है तो मास्टर्स आईआईटी से कर लो। राइट, मास्टर्स विदेश से कर लो। तो देयर आर द सेकंड बेस्ट ऑप्शंस इन इंडिया आर अवेलेबल व्हिच आर एज गुड और मे बी मार्जिनली वर्स देन आईआईटी। राइट, और इसलिए इतना ज्यादा प्रेशर डालना अपने बच्चे पे कि नहीं आईआईटी करना है, आईआईटी करना है, ये ठीक नहीं है। सुसाइड इज नेवर एन ऑप्शन। यस, मतलब फ्रैंकली 3 साल पहले मेरा बेटा 12th में था और मेरी भतीजी 12th में थी। दोनों का आईआईटी बॉम्बे में हो गया था। दोनों को मैंने सजेस्ट किया कि भाई IIIT हैदराबाद में जाओ। Why so? मैंने आईआईटी बॉम्बे का सिलेबस वगैरह देखा, उनके रूल्स देखे, मुझे तो मजा नहीं आया। राइट, तो भतीजी मेरी IIIT हैदराबाद में पढ़ रही है। बच्चे ने को फिर बाद में NUS सिंगापुर में मिल गया तो सिंगापुर चला गया। ठीक है। बट मेरे लिए जो है बच्चा कितना एंजॉय करेगा, जो पढ़ रहा है वो उसके इंटरेस्ट से कितना मैच करता है, ये सब बहुत जरूरी है। आईआईटी का टैग लेके क्या करोगे? यदि आपको मजा नहीं आएगा तो आईआईटी का टैग का कोई फायदा नहीं है। Exactly. काम करके थोड़े दिनों में छोड़ ही देना है तो फिर काम लेके फायदा क्या? Exactly. क्योंकि देखिए एलुमनाई होने का फायदा होगा, कुछ डोर्स खुलेंगे आपके लिए, बट वो फायदा इतना नहीं है कि आप 4 साल तक जेई कोचिंग करते रहें, अपना पूरा बचपन बर्बाद कर दें। उसके बाद जो है आप एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ें जो कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट बिकॉज वो किसी और का सपना है। हाँ, या फिर दुनिया ने आपको वो सपना दिखा दिया कि अच्छे पैसे मिलेंगे। राइट। तो मुझे लगता है कि इतना प्रेशर डालने की किसी के ऊपर भी इतनी जरूरत नहीं है। तो शायद जब मान लीजिए आप 12th में थे, आप तैयारी कर रहे थे, अगर तैयारी नहीं होता तो क्या आप ड्रॉप लेते? ना, बिल्कुल नहीं लेता। किसी और को सजेस्ट करते हैं ड्रॉप लेना? मैं नहीं करता। इनफैक्ट मैं ब्लॉग्स वगैरह में बहुत लिखता हूँ चीज़ों पे, तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ठीक है। क्योंकि बच्चा ड्रॉप क्यों लेता है? बच्चा ड्रॉप इसलिए लेता है कि उसको कुछ 2-4 एग्जाम्पल्स कोचिंग वाले बता देते हैं कि पिछले साल इसका 70 परसेंटाइल था, इस साल उसका 99 परसेंटाइल है। राइट, बट वो 2-4 केसेस ही होते हैं। हाँ, 1 in a million वाला सिस्टम। राइट, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका जो परफॉर्मेंस सेकेंड ईयर में होता है वो पहले साल के खराब होता है, और यदि अच्छा भी होता है तो थोड़ा सा अच्छा होता है। तो और इसलिए होता है, और मैंने ऐसे
सैकड़ों बच्चों से बात की है कि भाई आपने ड्रॉप लेने के बाद आपका क्या सोच रहा पूरे साल भर, कैसे कैसे आपने स्टडी किया। एंड जैसे कि भाई हम लोग बड़े डीमोटिवेटेड हो जाते थे। सोच के हम इसलिए ड्रॉप लेते हैं कि पिछले साल हमको सिर्फ 12वीं और जेई दोनों देना था, इस साल सिर्फ जेई देना है, तो सिर्फ 12वीं का हमको कुछ नहीं सोचना है, इसलिए हम ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। ये नॉर्मल सोच है। हाइपोथेटिकल। हाँ, लेकिन जब हमने पढ़ाई शुरू की तब जो है कभी किसी दोस्त का फोन आ रहा है, पता है आज कॉलेज में हमारे फेस्टिवल चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। हम लाइक यार मैं तो कॉलेज में नहीं हूँ, राइट। तो उससे बड़ा दुख होता है एंड वो पढ़ाई नहीं होती। तो साल के एंड में जो परफॉर्मेंस है, जो पिछले साल जहां पे एडमिशन मिल सकता था उतना भी नहीं मिल रहा, राइट। तो सो फॉर एग्जांपल अभी कल परसों एक पेरेंट बैठे थे मेरे पास, बच्चे का शायद 76 परसेंटाइल है, 77 परसेंटाइल था, और यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो मैंने कहा कि देखिए आज इस परसेंटाइल पे आपको कहाँ बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वो जेकेएलयू है आपके लिए, राइट। यदि आप एक साल मेहनत करेंगे तो जेकेएलयू से बेटर यहाँ पे एलएनएमआईटी है। एलएनएमआईटी के लिए आपको 95-96 परसेंटाइल चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप एक साल में 77 से लेके 96 पे जंप कर जाएं? आपको ये नहीं सोचना है कि अगले साल 78 है, 78 से आपको कोई फायदा नहीं है, फिर आपको जेकेएलयू ही आना है। एक साल बर्बाद हो गया, राइट। और वो एक साल बर्बाद, तो देखिए टाइम 100 साल आज की जिंदगी है, एक साल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इतना फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे पूरे साल, मेंटल हेल्थ का इश्यू हो जाएगा, राइट। तो अनलेस आप बिल्कुल श्योर हो कि अगले साल तो मैं 96-97 परसेंटाइल तो कम से कम लाऊंगा, ठीक है, तभी तो आपको अगले लेवल पे आप पहुंच रहे हो, राइट। तो जब तक वो श्योर नहीं हो तब तक ड्रॉप का कोई फायदा नहीं। और वो श्योर कैसे होंगे यदि आप सिर्फ ये कहते हैं कि 12वीं का नहीं पढ़ना इसलिए मैं बेटर लाऊंगा, तो आई विल से कि फ्रस्ट्रेशन भी रहेगा। ऑन दी अदर हैंड यदि आप ये कहते हैं कि भाई ऐसा है, मैं जो है जेई से 2 दिन पहले बड़ा बीमार पड़ गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, इसलिए जेई नहीं दे पाया, अगले साल होपफुली नहीं होगा, तब मैं कहूँगा ठीक है ड्रॉप कर लिया। तो इस तरीके का रीजन यदि कुछ है कि जो अगले साल नहीं होगा, भाई घर में बहन की शादी थी अप्रैल के अंदर, मैं इसलिए जेई नहीं दे पाया, राइट। तो हाँ भाई ठीक है, वो तो अगले साल तो नहीं होगी उसकी शादी, राइट। तो ऐसा कुछ बहुत ही एक्सट्रीम रीजन है तो जरूर आप ड्रॉप करिए, बट बाय एंड लार्ज फॉर मोस्ट पीपल ड्रॉप इज नॉट एन आंसर। दैट इज अ नाइस थिंग, क्योंकि शायद यही कारण होगा कि मैंने भी ड्रॉप नहीं लिया था, बिकॉज आई गेव जेईई मेंस एंड परसेंटाइल वाज नॉट वेरी गुड, बट आई हैड गुड परसेंटेज इन 10th एंड 12th, सो आई वाज गेटिंग अ कॉलेज। तो मेरे को ऐसा था कि आई डोंट वांट लाइफ टू बी स्टैग्नेंट नाउ, कि मैं एक साल रुकूं, तैयारी करूं, और फिर दैट फ्रस्ट्रेशन वाज अ रियल थिंग। दैट आई थॉट कि ठीक है यार, कॉलेज मिल रहा है तो लेट्स टेक इट, व्हाई नॉट। अगर मेरे को आईआईटी लेके भी अगर मैं जो प्लेसमेंट या फिर जो भी सोच रहा हूँ, I can do that in the same college. दूसरे कॉलेज में if I work hard, if I work a bit more hard, I can get it. बिल्कुल, या तो अभी थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि इंजीनियरिंग की फ्यूचर पे आते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग? बिकॉज आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की, पढ़ाया इतने साल, अभी वाइस चांसलर भी है, तो क्या है इसका? देखिए अभी तो ऐसा है कि ऊपर नीचे होती रहेंगी चीजें, लेकिन अभी कम से कम फोर्सिएबल फ्यूचर में तो इंजीनियरिंग बड़े ब्राइट फ्यूचर है, ठीक है, राइट। मतलब आज यदि कोई बच्चा सोच रहा है कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और मैं इंजीनियरिंग में सिविल और मैकेनिकल सब इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे ख्याल से तो जॉब्स की कोई कमी नहीं है और ना होने वाली है अभी नियर फ्यूचर में। तो ये जो बातें चल रही हैं कि एआई जॉब्स खा जाएगा, ये तो ये जॉब्स नहीं, देखिए तो उसमें मैं ये कहूँगा कि सी व्हेन वी से कि जॉब्स की कोई कमी नहीं है, वो किसके लिए नहीं है। आज की डेट में एक टिपिकल बीटेक कंप्यूटर साइंस की जो डिग्री है उसको मैं फेक डिग्री मानता हूँ। फेक डिग्री? क्योंकि यदि मैं उससे कहता हूँ ये 10 लाइन का प्रोग्राम लिख दे, वो नहीं लिख सकता। कि उसने कहीं से उठाया है, तो नाम सारा उसने कट एंड पेस्ट किया पूरे 4 साल, राइट। तो उसको वो डिग्री मिलनी नहीं चाहिए थी। ठीक है। अब वो कहता है मेरे को जॉब नहीं है, तो भैया नहीं है जॉब, क्योंकि तूने कभी मेहनत ही नहीं की, तेरे को बेसिक स्किल्स नहीं पता, राइट। तो उस तरीके के बंदे की को आज की डेट में कुछ कंपनीज ये कह के जॉब दे देती हैं कि चल मैं तेरे को 3-3.5-4 लाख रुपए दूंगा, 6 महीने ट्रेनिंग करूंगा, होपफुली यू विल लर्न एंड देन बिकम यूजफुल। दे आर डिस्काउंटिंग योर एंटायर 4 years, राइट, बट दे आर होपिंग कि शायद तुम्हें
लर्निंग की क्षमता है, ठीक राइट, उस तरीके की जॉब्स कम हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन यदि आपने 4 साल सीखा है कुछ, हम्म, तो जॉब्स की कोई कमी नहीं है, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं होगी। और मैं इसलिए उस कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि देश में 98% लोग तो हमेशा कॉपी करेंगे। आप यदि 2% में हैं तो कोई देश ना तो आज ना 10 साल बाद इन 2% को इग्नोर करके चल सकता है। हाँ, तो सिर्फ यदि आपने थोड़ा सा स्किल सीख लिए, थोड़ी सी नॉलेज गेन कर लिए, तो नौकरी है गारंटीड। ओके। शायद वो आपने एक ट्विटर पे थ्रेड लिखा था जिसमें कि मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स आर अनएम्प्लॉयबल। राइट, तो इसका क्या मतलब है? मतलब कि दे डू नॉट डिजर्व द जॉब। दे डोंट डिजर्व द जॉब, ठीक है। राइट, बिकॉज एज आई सेड ना कि मैंने जो है हजारों लाखों लोगों से ये क्वेश्चन पूछा। हमारे यहाँ आईटी में जैसे एमटेक एडमिशन के लिए बच्चे आते थे, राइट। अब ये एमटेक के एडमिशन के बच्चे कौन आ रहे हैं? जो कि गेट में 99 परसेंटाइल से ऊपर हैं, टॉपर्स हैं, हाँ राइट। इनसे मैं एक क्वेश्चन पूछता था हमेशा, हर साल, हाँ। आपने सबसे लंबा प्रोग्राम कौन सा लिखा, ठीक है। राइट। रेयरली समबडी वुड से 500 लाइन, ठीक है। राइट, मैनुअली। मैनुअली अपने आप हाँ आपने हाँ। क्या लिखा है, right? ज्यादातर बच्चे कहेंगे 100 लाइन 200 लाइन। ठीक है। क्योंकि 4 साल तूने जो है 20 कोर्स किए होंगे कंप्यूटर साइंस में, एक बीटेक प्रोजेक्ट किया होगा, और 100 लाइन 200 लाइन, हाँ, अनिल से सर सब कॉपी करते हैं, राइट। काम भी करते हैं। हमने भी किया। जो 500 लाइन बोलता था उससे मैं पूछता था, अच्छा अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर, 500 लाइन किस चीज के लिए लिखी? हाँ तो आधे तो लड़खड़ा जाते थे। हाँ। तो ये हालत है हमारी। हम्म, अब जिसने 4 साल तक सारे प्रोग्राम्स कॉपी किए हों, वो डज ही डिजर्व अ जॉब? उसका तो एथिक्स ही नहीं है, बाकी छोड़ दो, स्किल्स नहीं है, एथिक्स भी नहीं है, हम्म, तो जॉब क्या किस तरीके की होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि उसने, अब मैं अपने आप से यदि कंपेयर करूं, मे बी दैट कंपैरिजन इज रॉन्ग, बिकॉज मैं बहुत पैशनेट था प्रोग्रामिंग के बारे में। मैंने अपने 4 साल में जो लॉन्गेस्ट प्रोग्राम लिखा वो था करीब करीब 50,000 लाइन का, 50,000। राइट। और टोटल यदि कोडिंग मैं देखूं 4 साल में कितनी की है मैंने, तो कम से कम 1 लाख लाइन, ठीक है। राइट। आज का वो बच्चा बोल रहा है टोटल कोडिंग 4 साल में 1,000 लाइन की है, मैं 1 लाख लाइन की बात कर रहा हूँ, राइट। और 100 गुना कम। हाँ, और जबकि हमारे टाइम में तो कंप्यूटर नहीं था। हाँ हमको दिन में 2 घंटे राशनिंग होती थी कंप्यूटर की। हाँ हाँ। अब उस 2 घंटे में आपको कोड लिखना है जो लिखना है, ठीक है। और तब मैंने जो 1 लाख लाइन लिख दिया। यदि 24 घंटे मेरे पास कंप्यूटर होता, आज की तरह सब बच्चों के पास लैपटॉप जैसे हाँ है, हाँ हाँ। तो पता नहीं मैं कितना और लिख देता, सही बात है। राइट। और आज आपके पास 24 घंटे की सर्विस है, और आप कह रहे हो मैंने पूरे 4 साल में 1,000 लाइन भी नहीं लिखे, ठीक है। तो फिर नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो? कम से कम थोड़ा सा हार्डवर्क करो, थोड़ा सा एथिक्स इंप्रूव करो, थोड़ा सा स्किल्स इंप्रूव करो, ठीक है। उसके बाद बोलना मेरे को नौकरी चाहिए। हाँ हाँ। ये इशू है आज। कैपेबल ही नहीं बन रहे हैं, और हाँ, यू वांट 10 एलपीए तो कम ही हो गया, 30-40 एलपीए जॉब, है ना? तो एक लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज आई एम टेकिंग सो मच ऑफ योर टाइम, आई एम रियली सॉरी। रोड मैप क्या होना चाहिए? अगर आप रोड मैप पे बिलीव करते हो कि 4 साल का रोड मैप क्या होना चाहिए, दैट यू विल गेट अ गुड जॉब, यू विल गेट अ गुड लिविंग, और आप अच्छी जिंदगी भी जी ले। तो देखिए ऐसा है कि मेरे को नहीं समझ में आता कि यदि आप सारे असाइनमेंट्स खुद करेंगे, सारी लैब्स खुद करेंगे, हाँ तो क्या आप अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते कॉलेज के अंदर? मेरे ख्याल से तो जैसे हम यदि मैं अपना देखें यहाँ पे, फर्स्ट ईयर में एक प्रोग्रामिंग का कोर्स है, एक फिजिक्स का, एक मैथ्स है, हाँ। एक सोशल साइंस का कोर्स है, और एक और कोर्स है, राइट। अब इसमें मैथ्स में एक आध सवाल हफ्ते भर में करने को असाइनमेंट मिलेगा, फिजिक्स में एक आध सवाल मिलेगा, एक छोटा सा प्रोग्राम प्रोग्रामिंग में मिलेगा। हाँ। कितना वर्कलोड है, ठीक। टोटल मिला के आप जो है यदि कहें कि मैं 15 घंटे तो लेक्चर अटेंड करूंगा, ठीक है। और 15 घंटे और असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स और लैब्स वगैरह में लगाऊंगा, तो 30 घंटे ही हुए ना। हाँ 7 दिन में हम कह रहे हैं सिर्फ 30 घंटे मेहनत कर लो, और उसमें भी 15 घंटे तो सिर्फ सुनना है और नोट्स लिखने हैं। देयर इज इनफ टाइम फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फन आफ्टर दैट। यदि आप उतना भी नहीं करना चाहते, हाँ हाँ। तो प्रॉब्लम है कहीं ना लाइफ में। तो ऐसा नहीं है कि यदि हम सारे असाइनमेंट खुद करेंगे, प्रोजेक्ट खुद करेंगे, लैब खुद करेंगे, तो हम फन नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत टाइम है, 24 घंटे बहुत होते हैं।
और हमने किया है ना, हम्म, हमारे टाइम में यही होता था। हम्म, ठीक है, आज की डेट में सबके पास मोबाइल फोन है, उसके इंस्टाग्राम पे भी जाना है, उसको उसको व्हाट्सएप भी करना है, वो सब ठीक है। थोड़ा सा राइट, उसके भी 2 घंटे काट लो आप, ठीक है, फिर भी बहुत टाइम है। बहुत टाइम। हाँ, लेकिन आपको सिर्फ वही करना है तो फिर जॉब मत सोचो, हाँ, फिर हमेशा वही करते रहो। फिर वही करते रहो। आपको मेरे को 10 घंटे इंस्टाग्राम पे बिताने हैं, फिर तो जॉब कहीं ना कहीं तो इफेक्ट होगा ना। हाँ, दोनों हाथ में तो लड्डू हो नहीं सकते। एग्जैक्टली, मतलब आपका कहना है कि 4 साल में आप असाइनमेंट्स टाइम टू टाइम करते रहो, हम्म, फिर भी आपके पास बहुत टाइम बचेगा, एंजॉय इन दैट। हाँ, और वो एंजॉयमेंट जरूरी है, ठीक है। राइट। एक तो स्टडीज मोनोटोनस हो सकती हैं, हाँ, दूसरा ये जिस तरीके के एंजॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं कि आप स्पोर्ट्स भी करिए, आप कुछ कल्चरल, कुछ क्लब्स, ये सब करिए, तो उससे आपका लीडरशिप, आपका कम्युनिकेशन, आपका टीम वर्क, वो सब इंप्रूव होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। इसके अलावा आप जो है डाइवर्स सेट ऑफ पीपल से कैसे बात करनी है, यहाँ पे कोई जो है केरला से है, कोई नॉर्थ ईस्ट से है, कोई तमिलनाडु से है, उन सबकी कल्चरल सेंसिटिविटीज हैं, सब कुछ है, राइट। जब आप इन सब क्लब्स में काम करते हो तो यू अंडरस्टैंड दैट बेटर, विच इज आगे चल के आपको ग्लोबल टीम्स में काम करना है, तो ये सेंसिटिविटी जरूरी है आपको समझनी, right? तो वो जिसको हम फन कह रहे हैं, वो भी एक्चुअली लॉट ऑफ लर्निंग है, तो वो जरूरी है। उसको मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ फन है तो उसको नेगेटिव नहीं देखना चाहिए, लेकिन दोनों चीजों को बैलेंस बना के चलना है। हाँ, सिर्फ फन हो, और फन भी उस तरीके का हो ना, एज आई सेड कि यार अपने रूम में अकेले बैठे हुए इंस्टाग्राम पे सिर्फ रील्स देखे जा रहे हो एक के बाद एक, वो मुझे समझ नहीं आता उसका फायदा क्या है। मतलब थोड़ा सा कनेक्टिविटी अपने फ्रेंड से रहनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, लेकिन 1 घंटा देख लो यार दिन में, right? 10 घंटे तो नहीं है ना, ठीक है। रात को 12, 1, 2 बजे तक लोग बैठ के सिर्फ उनका यही होता है, इंटरनेट है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है तो बहुत है। हाँ, सोशल मीडिया पे तो कनेक्शन है, पर सोशल कनेक्शन नहीं है। हाँ, बाहर घर से निकलेंगे ही नहीं तो लोगों से मिलेंगे नहीं तो बात कैसे होगी? दैट इज हैपनिंग बिकॉज चैट करना बहुत आसान होता है, जब आमने सामने लोग मिलते हैं फिर लड़खड़ा जाते हैं, बोलने को हाँ, कुछ जुबान से निकलती ही नहीं है। राइट। एग्जैक्टली। सो आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम है। लास्ट वन टिप फॉर द व्यूअर्स, कुछ आप देना चाहे तो? नहीं, मेरे ख्याल से तो जो मैंने अभी तक कहा है कि उसमें यही है कि हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट पेज ऑफ। it pays off always, and ethics are very important, right? And if I see my own life, I come from very underprivileged background, but today I think I get so much love and affection from my students, my colleagues, and so on. That's because they see me as a fair person, as a person who cares about them. So therefore, the fairness and ethics, at least in my case, has paid off extremely well. And therefore, I can only suggest to everybody कि भाई ethical and fair जिंदगी जियोगे तो मेरी तरह खुश रहोगे। It will take time, but it will be worth it. Yes. Okay. Thank you so much, sir. Thank you Thank for you. joining us. Thank you. Thank you.